अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ वह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत हैं गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन के नताइज, इसके अलावा खादम शाह रिजवी का जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे चढ़ाई है इस पर हम बात करेंगे, और सबसे आखिर में हम PSL में लाहौर कलंदर की कामयाबी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। तो जैसा कि पहले से ही सारे नाकदीन और तजिया निगार अंदाज़ा लगा रहे थे कि यहाँ पर PTI ही जीतेगी, तो नताइज तकरीबन हस्बे तवक्को ही सामने आए हैं। अगरचे सीटें जो हैं वो PTI को इस हवाले से मेरे नुक्ता नज़र से कुछ कम ही मिली हैं, लेकिन जो वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं तो इनको मिला के यकीनी तौर पे हुकूमत तो PTI ही बनाएगी। तो वहाँ की एक रवायत भी है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या ये जितने भी इस तरह के इलाके होते हैं ये हमेशा वफाक के साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली लोगों ने वफाक में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है उसी को वोट देने होते हैं। तो इसके अलावा भी एक फैक्टर है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खिता है जहाँ पर तालीम की शरह बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े सुलझे हुए हैं। तो इस हवाले से यकीनन यहाँ की बाशऊर अवाम का भी ये एक फ़ैसला है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि इन्होंने वफाक के साथ जाने की वजह से PTI को वोट दिए हैं, यकीनन ये उनके एक शौरी फैसला भी है। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी सामने आती है कि बाकी पार्टियों को भी वोट मिले हैं। अगर जब PP यहाँ पर बहुत पुरुम्मीद थी कि वो ज़्यादा सीटें निकालेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का इन इलाकों में बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और बड़ी मराद दी हैं। भुट्टो दौर से ही PP ने इन इलाका जात को, गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सारी सब्सिडीज़, बड़ी मराद और बड़ी यानी ऐसे वहाँ पे काम किए हुए थे जिसकी बिना पर उनको यकीन था कि वो यहाँ से हमेशा जीतते रहेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका, अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है। मुख्तलिफ हल्कों के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ बता रहे हैं, लेकिन अमूमी तौर पे एक जो सामने आया है नतीजा उसके मुताबिक 10 सीटें 23 पे चूँकि इलेक्शन हुए उनमें से 10 PTI ने जीती हैं, 4 और कुछ हल्के बताते हैं कि 3 पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। और इसी तरह नून लीग के बारे में भी ये बहाम है, कुछ हल्के बताते हैं कि उन्होंने 2 सीटें जीती हैं और कुछ बताते हैं कि 1 जीती हैं। इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार हुए हैं उनके बारे में भी कहा जाता है, बाज़ हल्के बताते हैं कि 6 सीटें हैं, बाज़ 5 कह रहे हैं, कोई 7 भी कह रहे हैं। तो इस तरह ये अभी तक कंफर्म जो हुकूमती रिज़ल्ट है वो तो चूँकि अभी तक सामने नहीं आया, जो सरकारी रिज़ल्ट है, तो अभी तक जो रिज़ल्ट सामने हैं उनके मुताबिक यही सूरत है। लेकिन ये बात एक वाज़ेह हो चुकी है कि वहाँ पे हुकूमत PTI ही बनाएगी आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर। तो अच्छी खुशाइन बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने शऊर के मुताबिक एक अच्छा फ़ैसला किया है। और ये जो PDM जो था, ये अलायंस था जो अपोजिशन का, ये बुरी तरह वहाँ पे फ्लॉप हुआ है। वहाँ पर बिलावल साहब भी गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी गई, उन्होंने बहुत रंग बिरंगी टोपियाँ पहनी और शालें पहनी, लोगों ने पहनाई, लेकिन वोट नहीं दिए। तो इस तरह इनके इस जो गुब्बारे से हवा निकल गई है, जो ये चले हुए हैं वोट को इज्जत दिलाने के लिए, और ये समझते हैं कि हम आवाम को अभी भी अपने इन लच्छेदार बातों में इनको मुतासर कर लेंगे, तो आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये क्लियर कट चीज़ सामने आई है कि अवाम अब इन पुरानी जमातों को दोबारा लिफ्ट कराने के मूड में नज़र नहीं आते। तो यकीनी तौर पर ये कि चूँकि पहली बार से वफाक का हिस्सा बनाया गया है, तो इन इलाकों के हवाले से भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये इलाके अब कौमी दायरे का हिस्सा बनेंगे। और चूँकि ये पहली बार वहाँ पे
जो हुकूमत बनी है वो भी पीटीआई की, और पीटीआई चाहती भी है कि वो इन शुमाली इलाका जात में तामीर और तरक्की के काम को आगे बढ़ाए, सियाहत को फ़रोग दे। तो इस हवाले से इस इलेक्शन का बड़ा अहम रोल होगा, और आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि वफाक और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिलकर वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और तामीर और तरक्की के कामों का आगाज़ करेगी, जो यकीनी तौर पर मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर साबित होंगे और हमारी कौमी सियासत के लिए भी बहुत अहम साबित होंगे। तो इससे अगला मौजू था दोस्तों के वो जो खादिम हुसैन साहब हैं, ये अपने लौ लश्कर समेत इस्लामाबाद पे चढ़ाई रावलपिंडी पे कर चुके हैं। फैज़ाबाद पे जो पहले भी वहाँ पे उन्होंने धरना दिया था, तो कहा जाता था कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। अब अल्लाह जाने किसका रोल है, लेकिन ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुसलमानों की जो तारीख है 1000 साल तारीख है, हमने हमेशा अपनों पे ही चढ़ाई की है। तो ये खादिम हुसैन साहब भी उसी रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनके पल्ले कोई एजेंडा कुछ भी नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि वो जी फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, हालांकि ये कोई इतना अहम इशू नहीं है। अब वो मामला जो कि काफ़ी हद तक उस पर गद बैठ चुके हैं, लेकिन ये दबी हुई चिंगारी को फिर भड़काना चाहते हैं, और यकीन जाने इसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ग्रे लिस्ट में है पिछले 1-2-3 साल से, और वो बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इन मामला से बाहर आए तो वो पाकिस्तान को दोबारा वाइट लिस्ट में शामिल करें। लेकिन अगर ये इस तरह के मामला तो होते रहे और ये मुलायत के हरकारे जो हैं ये इस तरह हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे और मुल्क में अमन व अमान की सूरत ख़राब करते रहे, तो यकीनन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि बहुत बुरी बात है। और इसका इंटरनेशनल लेवल पे, और ये जो FATF का जो मामला हमारे साथ के ऊपर एक तलवार की तरह लटक रहा है, उस मामले में ये एक बड़ा बुरा रोल है। और मुख्तदिर हलकों को अब ये सोच लेना चाहिए कि या तो उन्होंने इस मुल्क को बचाना है, सियासत को बचाना है, तो या फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो मुल्ला हैं और ये इस तरह के जो भी हैं जो रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, दुनिया में हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं, तो इनको लगाम डालनी होगी और इनके साथ आनी हाथों से निपटे बगैर इसका कोई हल नज़र नहीं आता। अगर पहले इसका एक बार सॉफ्टवेयर किया जा चुका है, लेकिन लगता है कि उसमें कोई कमी रह गई है, तो इसको एक बार फिर से इसका कोई ना कोई सिद्देबाब करना चाहिए। तो इनको अगर अच्छी तरह हैंडल नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि कुछ हल्के अवामी हल्के ये समझते हैं कि शायद इस बार भी इस्टेब्लिशमेंट इनको आगे ला रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट अब ऐसा कोई करेगी काम। तो चूँकि पुरानी उसकी रेपुटेशन सवालों से मशकूक है, तो अब भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट के उठाने से ही उठे हुए हैं। तो वल्लाह आलम अब इसके पीछे क्या है, लेकिन अब हुकूमत और मुख्तलिफ हलकों को इनसे जान छुड़ानी होगी, अदरवाइज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत यानी खदशात का शिकार हो जाएगा। तो वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी परेशान कुन हालात में हो जाती हैं। जहाँ पर ये इनका धरना होता है वहाँ पे मोबाइल सिग्नल पे में को जाम कर दिया जाता है, और बच्चों के स्कूलों का आना जाना, कारोबार, नौकरियों के लिए सारे मामला बड़े बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। और फिर चूँकि हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर है, तो वहाँ पर कोई ऐसी अनरेस्ट हो तो पूरी दुनिया वहाँ उसका नोटिस लेती है, और हमारी ये आलमी सतह पर बहुत बड़ी एक बदनामी होती है कि इन लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं है इन हलकों को यानी। तो इस तरह इसका इस बार फाइनल इनको कुछ ना कुछ इसका ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि आइंदा भी ऐसा ना हो कि ये जब चाहे वो उठा के आके जनाब मुल्क की पहिया रोक दे और दुनिया में हमारी बदनामी का बायस बने। तो दोस्तों, तीसरा मौजू था PSL में लाहौर कलंदर की जीत का। तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये शेर याद आ गया, क्योंकि लाहौर कलंदर मुसलसल जितने भी अब तक इवेंट हो चुके हैं वो मुसलसल हारती आई है, और हौसला है और राना साहब का जो राना फवाद साहब जो इस टीम के मालिक हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया और उसके बदले में उनको हमेशा मायूसी, नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उनका सब्र रंग लाया है और
ये लॉर्ड कलंदर पहली बार फाइनल में पहुंच चुकी है। तो इसमें बहुत शानदार कारकर्दगी थी मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। बदकिस्मती से वो हमेशा अपने कैलिबर के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन वो बहुत लाजवाब टैलेंट है। तो इस बार PSL में उसने बड़ी शानदार बैटिंग की और अपनी टीम को कराची किंग्स के मुकाबले में फाइनल में ले आया। तो अब देखते हैं कि फाइनल में क्या नतीजा निकलता है। बहसीयत यानी लाहौरी होने के नाते हमारी हमदर्दियां तो लॉर्ड कलंदर के साथ ही हैं, और जिस तरह वो एक रिदम में आ चुके हैं तो बहुत हद तक उम्मीद है कि लॉर्ड कलंदर ही PSL जीतेगी। तो लेकिन अभी अब देखते हैं, कराची किंग्स की टीम भी बहुत मजबूत टीम है और होम ग्राउंड और क्राउड का भी उसे फ़ायदा होगा। तो एक बड़ा दिलचस्प और ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आएगा। और ये बड़ी खुशहाइन बात है कि मुल्क में इस तरह की सरगर्मियाँ जो है स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से और आवाम की दिलचस्पी के हवाले से ये चीज़ें अगर होंगी तो पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी मुस्बत इशारिया है और आलमी सतह पर भी हमारा एक अच्छा इमेज जाएगा कि पाकिस्तान में अब ये सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं। यहाँ पे अमन अमान का मसला नहीं है और एक सेहतमंद सरगर्मियाँ यकीनन वो माशरे का एक अच्छा चेहरा दुनिया के सामने लाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सिलसिले में बहुत मुआवन साबित होगा और आइंदा इस चीज़ की राह खुलेगी कि इंटरनेशनल टीमें जो है पाकिस्तान में जो सिलसिला रुका हुआ था दहशतगर्दी की बिना पे, श्रीलंकन टीम पे हमले की बिना पर, तो अब टीमें पाकिस्तान में आके खेलने पर रजामंदी का इजहार करेंगी और मुस्तकबिल में हमें हमारे ग्राउंड आबाद होंगे और आवाम को उनकी एक मनपसंद तफरीह जो है वो उनको मुयस्सर आएगी। तो दोस्तों ये थे वो 2-3 करंट इशूज़ जो जिनके ऊपर मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ तज्जिया और तबसरा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे इत्फाक करेंगे और अगर आपको ये सिलसिला पसंद है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को भी आगे शेयर कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।